बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम फखर याद है और मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ानी है। आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स उसको डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 12 में हम क्या करेंगे, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कौन कौन से हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके अलावा उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो ओवरऑल मेरे साथ बने रहना, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हम कहते किसको हैं। यू कैन सी हाइड्रोकार्बन्स, टू वर्ड्स, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। अब डिफाइन कैसे करेंगे, वी कैन से दैट द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, इनके अलावा इनमें कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होता, इनको हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। अब हाइड्रोकार्बन्स में एग्जांपल के तौर पे देखिए, लिखा हुआ है CH4, ये फार्मूला होता है मीथेन का। तो इसमें क्या आ रहा है, एक कार्बन आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से हम कह सकते हैं कि ये CH4 हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। अब थोड़ा सा जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल हाइड्रोकार्बन्स को, कि इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं, उनको देख लेते हैं। अब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन्स आप कह सकते हैं, उनको डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन के लिए, फोसिल्स का। अब फोसिल्स क्या होते हैं, फोसिल्स के बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास फोसिल फ्यूल्स, इसका क्या मतलब है, और फोसिल फ्यूल्स के बाद उसके साइड इफेक्ट कौन से हैं। अगर देखिए सबसे पहले बात करते हैं फोसिल्स की, तो हम ये कह सकते हैं रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर डेथ विद अ लॉन्ग पीरियड। कि फोसिल्स किसको नाम दिया जाता है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो मर जाते हैं, मरने के बाद काफी टाइम के बाद वो जो उनकी जो बकाया जात होते हैं उनको हम किसका नाम दे देते हैं, फोसिल्स का। अब ये वाले जो फोसिल्स हमारे पास होते हैं, ये वाले फोसिल्स बेसिकली अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स की बेस पे देखते हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली 3 तरह के होते हैं। और वो 3 तरह के कौन से होते हैं, उसमें हमारे पास एक हम बात कर लेते हैं, एक हमारे पास उसमें कूल है, सॉरी कोल। उसके बाद सेकंड हम बात कर लेते हैं इसमें नेचुरल गैस की, और थर्ड हम इसमें बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स में ये 3 तरह के हमारे पास जो है ना ये फोसिल फ्यूल्स होते हैं। अब देखिए फोसिल की तो समझ आ गई, साथ में फ्यूल, फ्यूल का क्या मतलब होता है, बर्निंग के प्रोसेस के लिए। बेसिकली इन तीनों को 90% हम किसके लिए यूज करते हैं, बर्निंग के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। अब अगर बर्निंग के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं तो जब मतलब करते क्या है, इनकी हम बर्निंग करते हैं। अब जब इनको बर्निंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है तो उससे हमारे पास क्या होता है, एक इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है और बहुत ज्यादा हीट इसमें से रिलीज होती है। तो फोसिल फ्यूल्स को बर्निंग के प्रोसेस से जब गुजारा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में क्या बनता है, हीट, बहुत ज्यादा हीट खारिज होती है। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो वर्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका क्या मतलब है, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास साइंटिस्ट ने क्या किया है, नॉन सीजनल हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए एक सेटअप बनाया हुआ जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया जाता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है कि सूरज से आने वाली रेडिएशन जो होती हैं उनको एक ग्लास के अंदर कैप्चर कर लिया जाता है और उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया जाता है, जिसमें नॉन सीजनल प्लांट्स वगैरह को जो प्रिपेयर करने के लिए उसको यूज करते हैं। अब बात हम कर रहे हैं यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर देखें थोड़ा सा कि फर्ज करें ये आपके पास अर्थ है, यहां से आपके पास सनलाइट आती है और यहां पे इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है यहां पे एयर है, ये वाला जो एरिया है इसमें क्या है, एयर आपके पास अवेलेबल है। अब होता क्या है
अगर इसमें एयर है तो यहां से सनलाइट जब यहां पे पड़ती है अर्थ पे, अर्थ के बाद टकराने के बाद वो वापस जाती है। जब वो वापस जा रही होती है तो इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल होती है। तो क्या करती है, जब ये अर्थ के साथ टकराने के बाद रेज वापस जाती हैं तो ये वाली रेज होती हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में निकलती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में, उसको सिंपल हम कह सकते हैं कि आईआर की फॉर्म में निकलती हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इनको ट्रैप कर लेता है। ये जो रेडिएशंस निकलती हैं इनको ये ट्रैप करता है। जैसे ट्रैप करता है, क्योंकि रेडिएशंस की एनर्जी होती है तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या आ जाती है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है हमारा इन्वायरमेंट। अब जैसे वो वार्म होता है तो उसके बाद हमारे माहौल के अंदर ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि जो एनर्जी है उसकी मतलब जो हीट है हमें फील होना स्टार्ट हो जाती है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से हर साल अगर देखा जाए, हर साल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है 25 बिलियन राउंड अबाउट इतनी जो है हर साल ये बनती है। और इस 25 बिलियन की अगर बात की जाए तो इस 25 बिलियन में से 22 बिलियन जो होती है वो फॉसिल फ्यूल से बनती है। 22 बिलियन क्या बनती है, फॉसिल फ्यूल से प्रिपेयर होती है। अब उसके बाद बाकी जो हमारे पास बचता है इस 25 बिलियन में से जो 15 बिलियन है वो यूज कर लेते हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के लिए वो प्लांट्स यूज कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी जो बचता है 10 बिलियन, इसका जो बाकी 10 बिलियन बचेगा, ये 10 बिलियन एयर के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से ये आने वाली रेडिएशंस को बहुत ज्यादा मिकदार में ट्रैप करता है। बहुत ज्यादा मिकदार में ट्रैप करने की वजह से क्या होता है कि हमारा माहौल बहुत ज्यादा जो है ना हीटअप हो जाता है। बहुत ज्यादा हीटअप होने की वजह से क्या होता है कि इस वजह से समझिए कि ये वाले जो है ना, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कि पूरा माहौल जो है वो पूरा ग्लोब, पूरी यूनिवर्स जो होती है वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स वगैरह फट जो है पिघल रहे हैं बहुत ज्यादा। इसके अलावा बहुत और प्रॉब्लम आ रही है, फ्लडिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बेसिकली ज्यादातर इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही आ रही हैं। अब हर साल क्या होता है, अब ऐसे समझे कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बनती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जिनमें ये फ्यूल्स बहुत ज्यादा मिकदार में यूज होता है, और इसके जितना ज्यादा यूज होता जा रहा है उतनी ज्यादा मिकदार में ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जा रही है और उससे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आ रहा है उतना ज्यादा। अब ये तो इसकी थोड़ी सी बात बताई है। इसके अलावा कमर्शियली अब ये सारे के सारे फ्यूल्स के तौर पे नहीं यूज होते, कुछ इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें बनाने, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, बहुत जगहों पे ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम यूज करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हमने नेमिंग देनी होती है। अब मिलियंस ऑफ जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकता हूं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब सबको नेम देना बहुत डिफिकल्ट है। अब कोई ऐसा सिस्टम साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक ऐसा सिस्टम जो है ना अप्रूव किया, ऐसा बनाया सिस्टम जिसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको एक साइंटिफिकली नेम दिया जाता है। उसको नॉमेनक्लेचर के मीनिंग में हम ये कहते हैं कि उनको साइंटिफिक नेम दिया जाता है नॉमेनक्लेचर की बेस पे। नॉमेनक्लेचर आप सिंपल ये कह सकते हैं नेमिंग सिस्टम। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं या फिर और बहुत सारे हमारे पास है, इसके डेरिवेटिव्स है, उन सबको क्या जाता है उनका नॉमेनक्लेचर की बेस पे उनको नेमिंग दी जाती है। और नॉमेनक्लेचर हम किसकी बेस पे देते हैं, वो हम देते हैं IUPAC के लिहाज से। IUPAC भी इसको कहते हैं, प्रोनाउंस किया जाता है IUPAC। ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमने अप्लाई किया है। इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए क्या करते हैं हम जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उन सबको हम नेमिंग देते हैं। और ये हमें बताता है क्या है IUPAC, ये बताता है कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड पोजेस अ डिफरेंट नेम, कि हर डिफरेंट कंपाउंड का अपना एक डिफरेंट
नेम होता है ये हमें बताता है उसका नोमेनक्लेचर में IUPAC की जब बात करते हैं। तो ये तो थी हमने बात की कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की थोड़ी सी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। ये वाले जो मैंने बात की ना, ये फोसिल्स की मैंने जो बात की है, ये बेसिकली कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। और इन हाइड्रोकार्बन्स की बर्निंग से नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की थोड़ी सी, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की। हमारे पास एक पूरा का पूरा चैप्टर आएगा जिसमें हम जो है ना सारी चीज को डिस्कस करेंगे। एटमोस्फेयर वाला हमारा चैप्टर है, उसमें हम ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो क्लियर करेंगे। तो ये था सबसे बेसिक। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उनको फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे मसला कोई आता है आप लोगों को, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि उसको वीडियो को अगर लाइक शेयर कर सकें जितना वो करें कीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।